नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइफ पटना में। जैसा कि हर रोज की तरह आज भी हमारा सुबह का जो क्लास चल रहा है, आप लोग को पता है कि 6 बजे से रोजाना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो कल से 6 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। आज का जो हमारा 6 बजे का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का। यूरोप चल रहा था, यूरोप में हम लोग आधा खत्म कर लिए थे, लेकिन कुछ भाग बचा हुआ है। तो चलिए यूरोप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। बताइए, राइन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? जर्मनी। कौन? जर्मनी देश बचा है। राइन नदी के किनारे जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो ब्लैक फॉरेस्ट बसा है। कौन? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ का है? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। बताइए, टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? लंदन। उत्तरी अमेरिका, यूरोप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लंदन। कौन? लंदन। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर मेक्सिको सिटी। कौन? मेक्सिको सिटी। बताइए कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। किसको? इटली को। बताइए कि फ्रांस, भारत की तरह खेती कहाँ पर होता है यूरोप के कौन से देश में? इटली में। कहाँ पर? इटली में। बताइए कि भारत यूरोप में सबसे बड़ा नदी कौन सा है? वोल्गा नदी। कौन सा? वोल्गा नदी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? डैन्यूब नदी। कौन सा? डैन्यूब नदी। ठीक है, वोल्गा नदी कहाँ पर है? रूस में। रूस में। और डैन्यूब नदी के किनारे कौन कौन सा देश बसा है? 5 गो है। क्या गो? 5 गो। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, यूगोस्लोवाकिया और रोमानिया। तो ये 5 गो देश बचा है किसके? डैन्यूब नदी के किनारे। ठीक है, बताइए सबसे व्यस्तम जलमार्ग किसका है? कौन सा? राइन नदी का। सबसे व्यस्तम जलमार्ग किसका है? राइन नदी का। ठीक है, और राइन नदी को कौन से नदी से मिला दिया गया है? डॉन नदी को। किससे? वोल्गा नदी को। वोल्गा नदी को किससे मिला दिया गया है? डॉन नदी से। डॉन नदी से किसको मिला दिया गया है? वोल्गा नदी से, जो कि ब्लैक सी से होते हुए सीधे यूरोपीय तट पर पहुंच जाता है जहाज। ठीक है, तो डॉन नदी को किससे मिला दिया गया है? वोल्गा नदी से। ठीक है, बताइए कि यूरोप में दूसरा सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादक देश कौन सा है? इटली। कौन सा? इटली। सोरा और सुंदरियों की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को। किसको? पेरिस को। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बताइए, इंग्लिश चैनल जो है वो किसको अलग करता है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग कौन सा चैनल करता है? इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को। जो डोवर जल डमरू मध्य है या डोवर जल संधि है से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो याद रखिएगा, डोवर जल डमरू मध्य ये किसको जोड़ती है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। देखिएगा, अलग करता है तो कोई जलधारा ही करेगा अलग, क्योंकि उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, जहाँ से ही कनेक्शन होगा तो अलग करने का जहाँ आ गया, कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल। लेकिन जोड़ता कौन है? जोड़ता है डोवर जल डमरू मध्य। कौन जोड़ता है? डोवर जल डमरू मध्य। कौन जोड़ता है? डोवर जल डमरू मध्य। किसको? फ्रांस और ब्रिटेन को। फ्रांस और ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम को कौन जोड़ता है? डोवर जल डमरू मध्य। ठीक है, इस रेलवे सुरंग की लंबाई कितनी है? 50.45 किलोमीटर। ठीक है, किसका? डोवर सुरंग। डोवर जल डमरू मध्य के अंदर जो सुरंग है, हाँ, इसका लंबाई कितना है? 50.45 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बात को बुझे कि नहीं बुझे? तो इसकी गहराई कितनी है? गहराई अगर देखें तो 75 मीटर। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। ठीक है, और 1994 में यात्रा शुरू हो गया था। 6 मई को शुरुआत हुई और 14 नवंबर को सेवा शुरू हो गई 1994 में ही। कौन सा? डोवर जल डमरू मध्य के अंदर जो सुरंग है, उस सुरंग का क्या नाम है? रेलवे सुरंग है। ठीक है, कौन सा है? रेलवे सुरंग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं गल्फ स्ट्रीम में। ठीक है, तो पूछेगा कि डोवर जल डमरू मध्य के अंदर कौन सा सुरंग है? रेलवे का सुरंग है। डोवर जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को। पूछेगा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को कौन जोड़ता है? डोवर जल संधि। कहेगा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल। अलग कौन करता है? इंग्लिश चैनल।
जोड़ता कौन है? डोबर जल संधि। जोड़ता कौन है? डोबर जल संधि। और उनके बीच में कौन सा सुरंग है? रेलवे सुरंग है। इसकी लंबाई है 51 किलोमीटर। ठीक है, 50.45। चलिए, गल्फ स्ट्रीम जो है जलधारा वो कैसा है? यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। तो ये गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसा है? गर्म जलधारा है। और इस गर्म जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। किसको? गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा को, क्योंकि वो गर्म होता है और कंबल की तरह उड़ा के, समझ बात को। तो स्विट्जरलैंड को, ठीक है, स्विट्जरलैंड को क्या बोल रहे थे? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान। क्या कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान। तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। वो इज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड इज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। ठीक है, तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। ठीक है, उस लैंड को कहा जाता है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप जिस लैंड पर स्वीट सा खेल होता हो। तो स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। ठीक है, याद रखिएगा, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। ठीक है, ट्रिक से याद रखिएगा कि उस लैंड को कहा जाता है जहाँ पर खेल हो। ठीक है, स्विट्जरलैंड। बताइए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? यूरोप का कंबल। यूरोप का कंबल। ठीक है, रग रग में याद हो जाएगा आपको, ब्लड में याद हो जाएगा आपको, रग रग में घुस जाएगा। बस लगे रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, याद कराने की गारंटी हमारी। चलिए, स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। यूरोप का जो मरीज है किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है, तुर्की हो गया। हाँ, इसका नाम टर्की हो गया। ठीक है, पहले क्या था? तुर्की, फिर क्या हो गया? टर्की। और देखिए, तुर्की जो है ये पूरी तरह से यूरोप में नहीं है। कुछ भाग इसका कहाँ है? एशिया में है। ठीक है, टर्की का भी कुछ भाग कहाँ पे है? एशिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में अवस्थित है कौन? टर्की। ठीक है, मैप से देखिए लीजिएगा, मैप किसी के पास है? कल से मैप लेके आइएगा वर्ल्ड में। ठीक है, तो यह ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के मध्य अवस्थित है। ठीक है, तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के मध्य कौन अवस्थित है? तुर्की। कौन सा? तुर्की। ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के मध्य कौन अवस्थित है? तुर्की। ठीक है, तो मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग में एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। याद रखिएगा, मरमरा सागर जो है वो तुर्की के एशियाई भाग को यूरोपीय भाग से अलग करता है। ठीक, तो मरमरा सागर किसको अलग करता है? एशियाई। तो बोले ना कि तुर्की का कुछ भाग यूरोप में है, कुछ भाग एशिया में है। तो यूरोप और एशिया वाला भाग को कौन अलग करता है? तो मरमरा सागर। कौन सा? मरमरा सागर। मरमरा सागर किसको अलग करता है? एशिया और यूरोप के भाग को अलग करता है तुर्की का। ठीक है, और बताइए, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। किसको? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। किसको? स्विट्जरलैंड को। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को। किसको? गल्फ स्ट्रीम को। ठीक है, बताइए, तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। कौन है? अंकारा, जो यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। तुर्की की राजधानी अंकारा कहाँ अवस्थित है? जो यूरोपीय भूभाग पर। तो पूछेगा कि तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। वो कहाँ पर स्थित है? यूरोपीय भूभाग पर। ठीक है, इसीलिए तुर्की को यूरोप का एक देश माना जाता है। ठीक है, और रूस का भी मॉस्को जो शहर है वो कहाँ अवस्थित है? यूरोप में। इसीलिए रूस को भी क्या माना जाता है? ये अपने आप को क्या मानते हैं रूसवासी? यूरोपीय है। ठीक है, बात को समझ मुझे। तो तुर्की और रूस दोनों का बॉर्डर, दोनों एशिया और यूरोप दोनों जगह उसका शेयर होता है लैंड। ठीक है, लेकिन दोनों का राजधानी कहाँ? यूरोप में है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। आपको देखने में, तो अंकारा कहाँ पर स्थित है? यूरोप में। तुर्की की राजधानी अंकारा कौन स्थित है? यूरोप में। और यूरोप तुर्की का कौन सा भाग यूरोप और एशिया को अलग करता है? मरमरा सागर। कौन सा? मरमरा सागर। क्या आपको नींद लग रहा है? यस। सो गए क्या? शेर सो गया क्या? चलिए,
चलिए, नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र की से भूमि प्राप्त की है। याद रखिएगा, कौन सा ऐसा देश है जो उत्तरी सागर, समझ रहे हैं, उत्तरी सागर के तट के साथ साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है, यानी समुद्र में ही भूमि बना दी है नीदरलैंड। बात को बुझे कि नहीं बुझे? नीदरलैंड ऐसा देश है जो कि समुद्र में बड़े बड़े भूभाग बना के वहाँ पर अपना भूमि स्थापित कर लिए। कौन? नीदरलैंड। समझ सकते हैं, नीदरलैंड क्या किया है? बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। किसने? नीदरलैंड ने। ठीक है, जहाँ की इंटरनेशनल मुख्यालय है किसका? किसका मुख्यालय? इंटरनेशनल मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक है, तो वो न्याय दिलाते हैं सबको, लेकिन यही क्या किया है? समुद्र से अपना जमीन ले लिए। ठीक है, सही किया है। इन तटबंधों को क्या कहा जाता है? डाई कहते हैं। इन तटबंधों को क्या कहा जाता है? डाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाई। जो समुद्र से जमीन ले लेके तटबंध बना के वहाँ पर भूमि स्थापित करे, तो उस भूमि को क्या, तटबंध को क्या कहा जाता है? डाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाई कहा जाता है। और उससे जो प्राप्त भूमि है उसको पोल्डर कहते हैं। तो उस तटबंध को, जहाँ पर की जमीन प्राप्त किया जाए, उस तटबंध को कहा जाता है डाई। और वहाँ पर जमीन अगर प्राप्त कर लें तो उसी को कहा जाता है पोल्डर। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त भूमि को क्या कहा जाता है? पोल्डर। और तटबंध को क्या कहता है? डाई। तटबंध को डाई। ये कहाँ पर ज्यादा हुआ है? नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। और आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आओ बताइए। माउंट ब्लैक। कौन सी है? माउंट ब्लैक। और माउंट ब्लैक फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस में है। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत सबसे ज्यादा कहाँ विस्तारित है पूछे तो? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। ये बात को पकड़ना कि कहाँ गलती होगा टेबेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, याद करने में फोकस कीजिएगा। तो यूरोप को क्या कहा जाता है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। क्या कहा जाता है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को और किस नाम से जाना जाता है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। ठीक है, ठीक है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर हुआ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में कौन सा मार्ग प्रदान करता है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ठीक है, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा जो है, यही मार्ग प्रदान करता है स्विट्जरलैंड और इटली। स्विट्जरलैंड और इटली को। ठीक है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड और इटली को जाने में दोनों के रास्ता के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो उसके लिए उसके बीच में पहाड़ है। तो पहाड़ तो पार नहीं हो पाएंगे गाड़ी से, तो पहाड़ के बीच में एक दर्रा बनता है। समझेंगे बात को? पहाड़ के बीच में जो भाग बनता है उसको कहते हैं दर्रा। तो वो दर्रा जो स्विट्जरलैंड और इटली को जोड़ता है उसका नाम है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किसके किसके बीच में? स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में। कौन सा? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। याद रखिएगा, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ठीक है, बताइए, ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच में कौन सा मार्ग प्रदान करता है? ब्रेनर दर्रा। कौन सा? ब्रेनर दर्रा। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में ब्रेनर दर्रा। कौन सा? ब्रेनर दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया ब्रेनर दर्रा। ऑस्ट्रिया और इटली ब्रेनर दर्रा। स्विट्जरलैंड और इटली ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ठीक है, बताइए, पेरिनीज जो है पर्वत किसको किसके बीच सीमा बनाती है? फ्रांस और स्पेन के बीच। पेनिरीज पर्वत। पेनिरीज पर्वत किसके किसके बीच सीमा बनाती है? फ्रांस और स्पेन के बीच। किसके? फ्रांस और स्पेन के बीच। कौन सा? पेनिरीज। ठीक है, पर्वत। ठीक है, बताइए यूरोप और अफ्रीका से कौन सा जल संधि अलग करता है? बताइए जल्दी से।
जिब्राल्टर, कौन सा? जिब्राल्टर, ठीक है, समझेंगे बात को। इधर हो गया मोरक्को और उधर हो गया स्पेन, ठीक है, दोनों के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। और स्पेन उधर हो गया और स्पेन के ऊपर क्या हो गया? स्पेन के ऊपर हो गया फ्रांस। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत है? पेरिनीज पर्वत। कौन सा? पेरिनीज पर्वत, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्रांस और स्पेन के डीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पेरिनीज पर्वत कौन सा है? पेरिनीज पर्वत, ठीक है। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी सीमा है? पेरिनीज पर्वत, ठीक है। तो सब जितना भी सीमा बना रहा है सबको याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में ब्रेनर दर्रा, ब्रेनर दर्रा, कौन सा? ब्रेनर दर्रा। फ्रांस और स्पेन के बीच में पेरिनीज पर्वत, पेरिनीज पर्वत। फ्रांस और पीले 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 कबूतर है दोस्तों, पीने के लिए रोज पानी आते हैं, ठीक, पीले। तो पेरिनीज पर्वत किसके किसके बीच में है? फ्रांस और स्पेन के बीच में। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में। विश्व का सबसे लंबा जो भूमिगत रेल मार्ग है वो कौन सा है? लंदन एवं पेरिस का भूमिगत रेल मार्ग, याद रखिएगा। भूमिगत रेल मार्ग की बात कर रहा है, ना कि ऊपर ऊपर ट्रांस साइबेरियन वो ऊपर वाला है, ठीक है। भूमि के अंदर वाला अगर रेल मार्ग की बात करें तो वो लंदन से पेरिस को जोड़ता है, ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग कौन सा है? लंदन एवं पेरिस, कौन सा? लंदन एवं पेरिस। विश्व का सर्वाधिक सर्वाधिक भूमिगत कौन सा है? लंदन एवं पेरिस, लंदन एवं पेरिस, ठीक है। चलिए, पो नदी को किसके इटली का गंगा कहा जाता है, ठीक है। पो नदी को क्या कहा जाता है? इटली का गंगा। इटली का गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को। इसीलिए कहा जाता है कि यूरोप का भारत है कौन? इटली, क्योंकि वहाँ पर गंगा नदी के तरफ पो नदी है, वहाँ पर भारत के ही तरह कृषि होता है, इसीलिए यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। क्या कहा जाता है? इटली को, ठीक है। और विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग किसका है? फ्रांस और पेरिस को, लंदन और पेरिस को जोड़ता है। किसको? लंदन और पेरिस को जोड़ता है। और फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा बनाने वाला पर्वत है? पेरिनीज पर्वत किसके बीच में है? फ्रांस और स्पेन के बीच में। ब्रेनर दर्रा किसके बीच में? ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में ब्रेनर दर्रा। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में, ठीक है। चलिए बताइए, इटली का गंगा पो नदी, कौन सा? पो नदी। फ्रांस की सीन नदी जो है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है, याद रखिएगा। फ्रांस की जो सीन नदी है वो कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में। और जो पेरिस है वो कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। कौन से? सीन नदी के किनारे। पेरिस में एक बहुत बड़ा टावर है, उसका नाम क्या है? एफिल टावर। क्या है? एफिल टावर, ठीक है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से क्या कहा जाता है? लघु यूरोप कहा जाता है, क्योंकि देख रहे हैं कि फ्रांस बहुत बड़ा है, ठीक है। यूरोप का यूक्रेन भी बहुत बड़ा है, यूक्रेन शायद सबसे बड़ा है यूरोप में, और फ्रांस भी बहुत बड़ा है, समझे कि मतलब। तो फ्रांस क्या है? चावल में नहीं, गेहूं में, ठीक है। तो फ्रांस का जो जलवायु है, जलवायु की दृष्टि से क्या कहा जाता है? लघु यूरोप, ठीक है। और भूमि भी बहुत बड़ा है फ्रांस का, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु यूरोप कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो क्या कहा जाता है? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, ठीक है। तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर कौन है? फ्रांस, ठीक है। फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जो कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रांस एकमात्र क्या है? ऐसा देश है जो कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसीलिए इसको फ्रांस को कहा जाता है किसानों का देश, समुद्रों की रानी। किसानों का देश, समुद्रों की रानी। किसानों की देश, समुद्रों की रानी फ्रांस को कहा जाता है, ठीक है। समुद्रों की रानी। और समुद्र में भूमि कौन बसा रहा है? नीदरलैंड। कौन? नीदरलैंड, ठीक है। अब फ्रांस किसानों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को। अब समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? फ्रांस को, ठीक है। चलिए, सोरा और सुंदरिया। चलिए, आप देख रहे हैं कि फ्रांस इतना विकसित देश होते हुए भी इतना ज़्यादा किसानी होता है कि खेती होता है, ठीक है। तो भारत ऐसा देश है यहाँ पर भी किसान बहुत
खेती बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कृषि बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी भारत कृषि के कारण विकसित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कृषि के कारण हमको कारण बनाकर भारत देश को विकसित करना है, कृषि को वो कारण बनाना है जिससे कि भारत देश विकसित हो सके, ठीक है। तो किसान को महत्वता दीजिए, धन्य है वो किसान जो कि पूरे विश्व का पेट भर रहा है। चलिए यही से टॉपिक को आगे करते हैं। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है, ठीक है। आज हमारे देश में किसानों की इतनी गिरी हुई स्थिति है, ठीक है, कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए जाना जाता है, उनकी भी स्थिति सुधार होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग भी किसान के ही बेटे हैं, ठीक है, हमारे भी परिजनों का स्थिति सुधार होनी चाहिए। जिस तरह फ्रांस और इटली जैसे देश में कृषि प्रधान होते हुए भी सभी किसान समृद्ध है, ठीक है, तो यहाँ भी होना चाहिए और जो सभी का पेट भर रहा है उनको भी समृद्धता से जीने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार है। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ पर है? नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में, नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में, ठीक है। बताइए, किसानों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को। और समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? फ्रांस को। फ्रांस एक ऐसा देश है जो कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, ठीक है। बताइए, ग्रेट ब्रिटेन के जो अंतर्गत इंग्लैंड आते हैं, इंग्लैंड, ध्यान दीजिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेट ब्रिटेन में आ जाता है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है। ये 3 क्षेत्र ही आते हैं ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में है। तो पूर्वी में है इंग्लैंड, पूरब में इंग्लैंड, पश्चिम में है वेल्स और उत्तर में है स्कॉटलैंड, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर उसी में उत्तरी आयरलैंड मिला दें, आयरलैंड, ठीक है, सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्रेट ब्रिटेन में 3 क्षेत्र आ जाता है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन में। अगर उसी ग्रेट ब्रिटेन में हम एक क्षेत्र और मिला दें जो उत्तरी आयरलैंड है, उसको भी मिला दें, तो बन जाता है क्या? यूनाइटेड किंगडम। क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आयरलैंड में जो है, आयरलैंड या स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में पाकिस्तान की तरफ से जो है वहाँ पर बना है शासन। जैसे कि वहाँ पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनाक, ठीक है, वहाँ प्रधानमंत्री होता है ऋषि सुनाक। तो आयरलैंड की तरफ से पाकिस्तान का एगो बना है, ठीक है। तो कहा जाता है कि इधर से पाकिस्तान का शासक बना और इधर से हिंदुस्तान का शासक बना, जो कि पूरे हमारे देश पर राज किए थे। आज वही जिस पर राज किए थे वहीं पर वहाँ पे शासन अब कर रहा है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और अभी वहीं पर शासन किया जा रहा है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है, ठीक है। इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा क्या होता है? यूरोप की मुख्य भूमि से अलग, यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है। कौन? इंग्लिश चैनल, डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है। कौन? इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है। कौन? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। चलिए, जॉर्जिया। आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम वो यूरोप की मुख्य भूमि में नहीं आता है, वो यूरोप के मुख्य भूमि से अलग है। वो अलग होता है इंग्लिश चैनल द्वारा, और इंग्लिश चैनल है फ्रांस और ब्रिटेन को भी अलग करता है यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है। तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कौन सा जल संधि है? इंग्लिश चैनल है। कौन सा? इंग्लिश चैनल या डोवर जल संधि, ठीक है। इंग्लिश चैनल या डोवर जल संधि किसको अलग करता है? यूरोप को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। यूरोप को यूनाइटेड, पूछेगा कि यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में कौन सा जल संधि है? डोवर जल संधि, ठीक है, या इंग्लिश चैनल, या इंग्लिश चैनल,
ठीक है, तो बताइए इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आ जाता है? इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड। स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। ठीक है, फिर अगर हम उसमें आयरलैंड मिला दें तो क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम। क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखिएगा इंग्लिश में वेल्स, स्कॉटलैंड। ठीक है, ठीक है, स्कॉटलैंड। ठीक है, तो सब इसमें से अगर हम आयरलैंड को मिला दें क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसीलिए तो 4 और इसका वो लिखित संविधान है हम लोग संविधान। ठीक है, वहाँ पे अपडेट होते रहता है। चलिए, जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान का संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। काकेशस राज्य क्या कहा जाता है? काकेशस राज्य कहा जाता है। अजरबैजान का राजधानी कहाँ? अजरबैजान का बाकू। अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। मॉस्को को क्या कहा जाता है? 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। ठीक है, ये कौन सा है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा झील। लडोगा झील। लडोगा झील। कौन सा? लडोगा झील। लडोगा झील। ठीक है, अच्छा झील इसीलिए से झील। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। किसको? मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। इसमें कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर नहीं है, कैस्पियन सागर क्या है? कैस्पियन सागर झील है, नाम नहीं कैस्पियन सागर। हाँ, लेकिन काला सागर सागर है। ठीक है, बाल्टिक सागर सागर है, खेत सागर और लडोगा झील। ये है क्या? 5 सागरों का पत्तन है मॉस्को। ठीक है, और मॉस्को जो है ये 5 सागरों से टच करता होगा। ठीक है, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर, लडोगा सागर, मॉस्को। एंटवर्प जो है, एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प बेल्जियम। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प बेल्जियम। और याद रखिएगा हीरा का जो सफाई चमकीला बनाने के लिए जो होता है वो गुजरात के सूरत में होता है, सबसे बड़ा है जगह। ठीक है, तो विश्व का हीरा व्यापार का केंद्र कौन सा है? एंटवर्प बेल्जियम। ठीक है, चलिए भाइयों रहने देते हैं। ये बोल रहा है कि रहने दीजिए। ठीक है, रहने देते हैं।